बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस और बुक नंबर 2 जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। इसका हम दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम हो जाएगा आपका स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। ठीक है, ये जो वीडियो बनने वाली है एक पार्ट में है और आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये कहो कि वो चीजें जो आपके नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजों को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो चलिए चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहला चीज, चैप्टर का नाम जैसे आपको पता है स्वतंत्रता। देखिए, अगर मैं स्वतंत्रता के अर्थ की बात करूं तो अगर मैं कहूं स्वतंत्रता क्या है तो आप सबको ये बात पता है कि स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को करना, मतलब जो मर्जी आए वो काम करना, ये सब स्वतंत्रता का अर्थ समझते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ इसका डेफिनेशन बताओ तो शायद हो सकता है कि आप में से बहुत ही कुछ लोग बता पाए स्वतंत्रता का डेफिनेशन। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता का अगर मैं डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों से मुक्ति। समझ में आ रही बात नहीं? बंधनों से मुक्ति मतलब क्या हुआ कि आपको किसी लिमिटेशन में नहीं रहना। इसका मतलब यही है कि आप जो चाहते हो वो आप करो, लेकिन वो चीजें समाज के लिए सही हो, आपके लिए सही हो और जिसकी वजह से किसी का शोषण या फिर किसी दूसरे का नुकसान ना होता हो। यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे कार्य करने से है जो आपके लिए भी सही हो और दूसरे के लिए भी सही हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो स्वतंत्रता है ना, ये देखिए एक बात समझिए, स्वतंत्रता को समझने से पहले हम ना थोड़ा सा लिमिटेशंस की बात करते हैं। ठीक है, लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशंस की बात करते हैं। क्या होता है लिमिटेशन? लिमिटेशन का मतलब होता है एक तरीके से लिमिट यानी कि सीमित कर देना। देखिए, कानून जो होता है ना, कानून हमें कुछ कार्यों को करने से रोक देता है ना। कानून हमें किसी कार्यों को करने से रोक देता है, कुछ कार्यों को करने से रोक देता है, ऐसे काम जो कि गलत हो। क्या हो? गलत कार्यों को करने से रोक देता है। अब आप बताइए कि क्या कानून सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप कहोगे भैया बिल्कुल राइट है कि ऐसे काम जो आपके लिए भी गलत हो, समाज के लिए भी गलत हो, कानून ऐसे कार्यों को करने से क्या कर देता है? रोक देता है। यानी कि अगर मैं कहूं लिमिटेशंस यानी कि रोक, रोक होना तो जरूरी है। ठीक है, रोक होना तो जरूरी है, लेकिन किन चीजों के लिए रोक होना जरूरी है? जब आप कोई काम गलत कर रहे हो तो उन चीजों की रोक करने के लिए, है ना, जरूरी है। लेकिन अगर आप कोई सही काम कर रहे हो और फिर भी आपको कोई रोका जा रहा है तो आप ये समझिए कि वो आपके स्वतंत्रता का हनन है। ठीक है, यानी कि एक लिमिटेशन में जो आपके लिए भी सही हो, सबके लिए सही हो, उन चीजों को समझते हुए आप जो भी कार्य करते हो वो आपकी स्वतंत्रता होती है। समझ में आ रही बात? तो अब देखिए इसका डेफिनेशन आप लोग को इजीली समझ में आएगा कि स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति या फिर समाज को बेवजह के प्रतिबंधों से मुक्त होना। कि मतलब प्रतिबंध तो होना जरूरी है, ये तो बात हमें समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि अगर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि गलत होते हैं तो इस चीज के लिए प्रतिबंध होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर सही मतलब कार्य सही हो लेकिन प्रतिबंध गलत हो तब तो ये चीजें गलत है। इसलिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति या फिर समाज को बेवजह प्रतिबंध से क्या होना? मुक्त होना ही क्या कहलाती है? स्वतंत्रता कहलाती है। चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं क्या लिखा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी नियम गलत हैं। कुछ नियम व्यक्ति और समाज के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए जरूरी है। यानी कि कुछ प्रतिबंध ऐसे भी होते हैं जो कि व्यक्तियों के विकास के लिए, सुरक्षा और शांति के लिए जरूरी है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि हर व्यक्ति को बाइक चलाने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति को बाइक चलाने का अधिकार है, लेकिन इसमें भी एक लिमिट लगा दी गई है। क्या? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये तो सही है कि नहीं है? है ना? लेकिन आपने क्या देखा, लिमिटेशंस लगाए गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी सही है चीजें। यानी कि कहा जाए तो जो उचित प्रतिबंध है वो तो जरूरी है, लेकिन जो अनुचित प्रतिबंध है यानी कि गलत प्रतिबंध है वो चीज का खत्म होना ही क्या कहलाती है? स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे।
अगले शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? स्वतंत्रता का अर्थ जो है अंग्रेजी में जिसको लिबर्टी कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो कि लीबर से आया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों से अभाव। बंधनों से अभाव का मतलब क्या होता है? जिसको कोई लिमिट में ना रखे, यानी कि बंधन में ना रखे। सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी व्यक्ति को वही करने का अधिकार होना चाहिए जिसके लिए वो योग्य है, और ऐसे ऐसे हालात होना जहां पर लोग अपनी क्षमता प्रतिभा का पूरा विकास कर सके, यानी कि एक ऐसी चीज है जिसमें एक व्यक्ति जो है अपनी क्षमता के हिसाब से कोई काम कर सके, अपनी प्रतिभा का अनुसार कोई काम कर सके, या फिर आप ये कहो कि वो जिस चीज के लिए योग्य है वो काम अगर वो कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब समझते हैं स्वतंत्रता के प्रकार क्या कितने होते हैं। देखिए भाई, स्वतंत्रता के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहला आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। यह वह स्वतंत्रता है जो कि जन्म से मिलती है। कैसे मिलती है भाई? जन्म से मिलती है। व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने की आजादी, किसी के कार्यों में कोई बंधक या फिर कोई रोक टोक ना करना। रूसो के अनुसार एक बात करें, ये जो एक विचारक है जिनका नाम है रूसो, इन्होंने क्या कहा है कि जब मनुष्य पैदा होता है ना तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लेकिन धीरे 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 ये बंधनों में बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पैदा होते हो तो आप तो ये सोच के पैदा मतलब होते हो कि हाँ मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन जब बड़े होते हो थोड़ा सा तो आपको पता लगने लगता है कि देखो ये मेरी फैमिली है, ये मेरा घर है, तो आप दूसरे के घर में नहीं जा सकते। ये मेरा खेत खलिहान है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है ना। देखते हो किस तरीके से चीजें बढ़ जाती है ना। चलिए आगे बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति की सोच कार्यों पर सरकार या फिर समाज द्वारा अनावश्यक रोक नहीं होती। यानी अनावश्यक का मतलब होता है जो जरूरी नहीं है। ऐसे रोक टोक अगर नहीं है तो आप समझो कि उसके पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए निजी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। आज की डेट में हर व्यक्ति अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है, चाहे वो अच्छा ले चाहे बुरा ले, हर व्यक्ति स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। आगे जीवन की सुरक्षा, विचार अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता, ये सारी वो चीजें हैं जो कि एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, किसी से बात कर सकता है, अपनी आस्था के हिसाब से पूजा पाठ कर सकता है। तो ये चीजें आ जाती हैं आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। आगे समझते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है। देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता बेसिकली ये हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, जिसमें हम चुनाव की बात करते हैं या फिर सरकार को चुनने या फिर खुद भी खड़े होने की बात करते हैं। व्यक्ति को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, किसी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार या फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का अधिकार होता है। राज्य के कामकाज में भाग लेने का अधिकार होता है। विधानमंडल या फिर ये आप ये कहो कि संसद जैसे जगहों के लिए खुद भी खड़े होने का अधिकार होता है। सरकार की नीतियों द्वारा समर्थन या फिर विरोध करने का भी अधिकार होता है। अगर हमें सरकार की कोई नीति गलत लग रही है तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? जैसे भूख हो गया, गरीबी हो गया, इन चीजों से जो मुक्ति होती है ना, आप इसमें आ जाती है आर्थिक। आर्थिक जहां पे आए तो आपको क्या समझना है? ऐसी स्वतंत्रता जो कि पैसों से लेकर होती है, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए, एक गरीबी मिटाने के लिए वो मुक्त है कोई भी व्यापार करने के लिए, ठीक है। कोई भी व्यापार या फिर व्यवसाय चुनने का अधिकार है हमारे पास, वस्तुओं का उत्पादन करने का और उसको वितरण करने का यानी कि बांटने का भी अधिकार है हमारे पास, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, अभी इनकी बातें हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाना, यानी कि बातचीत करना, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, यह वह स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति अपनी बात या विचार बिना डर के व्यक्त कर सकता है, बशर्ते किसी भी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, यानी कि दूसरों की भावनाओं को आहत ना करे और अपनी बातों को वो कर सकता है। आगे समझिए, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि इन व्यक्ति की बात हो रही है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन लोगों को भी होनी चाहिए जिनके विचार वर्तमान समय में गलत हो या फिर भ्रामक लग रहे हो। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि गलत बात भी कर रहा है या फिर भ्रामक कमल होता है भ्रम में डालने वाला, ऐसा भी बात कर रहा है, उसको भी अपनी बातों को कहने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये किसका कहना है? जॉन स्टुअर्ट मिल का। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए कहते हैं कि कोई भी विचार गलत नहीं है, कोई भी विचार गलत नहीं है। हो सकता है जो आज विचार है
कल की डेट में सही हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो कल के विचार हैं, ठीक है, आज की डेट में सही हो सकता है, या फिर आज के जो विचार है कल की डेट में गलत भी हो सकते हैं। ये दोनों चीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था। बाल विवाह मतलब बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। लोगों को लगता था गलत है ना, बिल्कुल सही बात है, गलत तो था ही। एक व्यक्ति, एक बच्चा जिसको यही नहीं पता है कि क्या जिम्मेदारी है, क्या दुनियादारी, उसकी शादी करवा देना बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत है। लेकिन समय बीतता गया, समय बीतता गया, लेकिन आज की डेट में आप देखते हो ना, मेच्योरिटी इतनी आ गई है कि लोग जो शादी कर रहे हैं, ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30, है ना, इस तरीके से करके इस उम्र में शादी कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए भागने के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, आज की चीजों को देखकर कुछ लोग ये कहते हैं कि पुरानी चीजें जहां पर पहले ही शादी करवा दी जाती थी वो सही था, और उस समय कुछ लोग ये कहते थे कि वो गलत था। मतलब क्या होता है, कोई भी विचार गलत नहीं होता है, सिचुएशन बताती है कि कौन से विचार गलत है, कौन से विचार सही है। आप एग्जाम्पल मैंने शादी का लिया, आप इस एग्जाम्पल को आप किसी दूसरे के साथ भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से इन्होंने कहा है कि कोई विचार गलत नहीं होते हैं, बशर्ते बात इतनी है कि आज जो विचार गलत हैं कल की डेट में सही हो सकते हैं, कल जो विचार मतलब आज जो विचार सही है कल की डेट में गलत भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के 4 तर्क। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे, अभी जिनके बारे में हमने बात किया ऊपर, इनका क्या 4 पॉइंट है, उन 4 पॉइंटों को समझते हैं। सबसे पहला चीज उन्होंने बात कहा है कि कोई भी विचार पूरी तरीके से गलत नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, मैंने बताया ना, आज की डेट में जो गलत विचार हैं वो कल की डेट में सही हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। या फिर आप ये कह दो कि आज की डेट में जो चीज सही है कल की डेट में वो गलत हो सकते हैं। ये बात भी, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, हर विचार में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई छिपी रहती है। सत्य के विरोधी विचारों से उभरता है, यानी कि सत्य विरोधी विचारों से उभरता है। सत्य, सच्चाई कहां से निकलती है, जब उसके अगेंस्ट में कोई बात आए तब। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हिस्ट्री में जब हम एक चैप्टर कर रहे थे बदलती हुई संस्कृत परंपराएं, उसमें हमने क्या बताया कि अरस्तु जो थे ना, अरस्तु ने कहा कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी बीचों बीच है। क्या बोला उन्होंने, पृथ्वी बीचों बीच है और सूर्य चक्कर काट रहा है किसके, पृथ्वी के। सबने सही मान लिया, सबने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा चीज है, इन्होंने आविष्कार की, इन्होंने खोज किया बहुत सारी चीजें। लेकिन आगे चल के जब कॉपरनिकस आते हैं ना, कॉपरनिकस जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो विचार गलत है, सूर्य बीच में है, बाकी जो पृथ्वी समेत और भी जो ग्रह है वो चक्कर काट रहे हैं, किसके काट रहे हैं, सूर्य के काट रहे हैं। मतलब क्या समझ में आया, पहले ये विचार सत्य था, ये विचार लोगों को सही लगता था, लेकिन अब ये विचार आ जाने की वजह से ये समझ में आया कि जो पहले सत्य था वो क्या हो गया, गलत हो गया। और जो अच्छा उत्पन्न कैसे हुआ, विरोधी विचार से। किससे, विरोधी विचार से। अगर देखा जाए तो इसके अगेंस्ट से कॉन्सेप्ट है ना, एक कह रहे हैं बीच में, जबकि ये कह रहे हैं बीच में नहीं बल्कि वो खुद चक्कर काटते हैं। तो मतलब ये समझ में आया कि कोई भी विचार तभी निकल पाता है जब उसका कोई विरोध करने वाला हो, तब पता लगता है कि कौन सही है या फिर कौन गलत है। सत्य स्वतः नहीं बनता है बल्कि अलग अलग विरोधी विचारों के टकराव से उत्पन्न होता है। आगे समझते हैं, विरोधी विचार विचार की परीक्षा करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब किसी विचार के सामने विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता होती है और इसकी वजह से मजबूती सिद्ध हो जाती है। जैसे ये विचार था, इस विचार की जगह पे ये विचार आया तो लोगों को समझ में आया कि हमारे सामने 2 कॉन्सेप्ट है। अब कई सारे लोगों ने इस पे कहा कि नहीं नहीं ये वाला विचार सही है, बाद में जो विचार उन्होंने बताया कॉपरनिकस ने वो सही है। तो अब समझ में आया कि भाई इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास किया जाए। ये वही वाली बात है। सत्य हमेशा स्थायी नहीं होता है। आज जो विचार सत्य है और स्वीकार्य है वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कभी जो विचार आज अस्वीकृत है वो भविष्य में मूल्यवान साबित होगा। मतलब सिंपल सी बात, जो आज सही है कल गलत हो सकता है, जो आज गलत हो कल सही हो सकता है। इसी चीज को आप समझ के रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये जो व्यक्ति हैं इनके बारे में हम समझ लेते हैं। 3 व्यक्तियों के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहले वाले व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। बेसिकली काले गोरे के भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया गया था, इनके द्वारा चलाया गया था।
जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बात की है? स्वतंत्रता के बारे में बात की। इसी प्रकार से फ्रीडम फॉर फियर, ये किसने लिखा है? आंग सान सूकी ने लिखा है, इन महिला ने लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि म्यांमार में रहने वाली थी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऑन लिबर्टी, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस चीज को लिखा है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात किया ही, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला समझते हैं हानि का क्या सिद्धांत है। देखिए भाई, हानि, आप कहोगे भाई हानि, हानि का मतलब तो नुकसान होता है, बिल्कुल सही बात है, हानि का मतलब तो नुकसान होता है, लेकिन इसके भी कुछ सिद्धांत है। हानि पहुंचाना कब सही है कब गलत है, इस चीज को समझते हैं। कहते हैं बिना वजह अगर किसी ने गलती नहीं किया है, तो अगर बिना वजह आप किसी को चोट पहुंचा रहे हो तो ये क्या हुआ भाई? बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो दूसरे को मार रहा है, जो किसी दूसरे को मार रहा है, बिना वजह से मार रहा है, तो ऐसी में अगर आप इस व्यक्ति को रोकने के लिए अगर इसको आप चोट पहुंचा रहे हो तो ये क्या है? सही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे आप जहां देखो वहीं पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दो, नहीं। दंड देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुलिस को है, या फिर हमारे जो कानूनी परम जो चीजें बनाई गई है उनको। लेकिन अगर आपको ऐसा कहीं नजर आ रहा है तो आप उस चीज को छुड़ा सकते हैं, ना कि डिसीजन खुद लेने लगो कि ये सही है और ये गलत है। क्यों? क्या पता जो आपको नजर आ रहा हो नजर सही ना हो, कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से आपका जो काम है सिर्फ छुड़ाना है, ना कि दंड देना कि मैं हूं मैं बता देता हूं, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि का सिद्धांत दिया है। तो ऑन लिबर्टी में इनके विचार पेश किए गए हैं। क्या लिखा है कि इनके कुछ सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र कारण क्या है? दूसरे को हानि से बचाना। मतलब ये मैटर चल रहा था, इसमें किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आप अगर इन्वॉल्व हो रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, तो आप समझो कि ठीक कर रहे हैं। आगे, समाज या फिर सरकार केवल तभी किसी भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है जब उसके कार्यों से अन्य लोगों को नुकसान हो रहा है। किसी के काम को तब रोका जा सकता है जिसकी वजह से वो काम, समझो अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तभी उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी के व्यक्तिगत कामों में जो कि सिर्फ अपने लिए या फिर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी भी किसी का कुछ गलत नहीं कर रहा है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, या फिर उसके किए गए कार्यों से किसी का गलत नहीं हो रहा है, ऐसे कार्यों को अगर आप रोक रहे हो तो आप समझो गलत कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि कब रोकना सही है और कब रोकना सही नहीं। अब बढ़ते हैं अगले अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्व संबंध और पर संबंध, ठीक है, ठीक है, यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या होते हैं। अब देखिए स्व संबंध कार्य क्या होते हैं। स्व संबंध कार्य ऐसे कार्य होते हैं जिसका संबंध व्यक्ति से होता है। किससे होता है? वो खुद व्यक्ति से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई करता हूं तो क्या हुआ, इसका असर किस पे पड़ेगा? मेरे ऊपर। किसकी बुद्धि बढ़ेगी? मेरी। किसको अच्छे अच्छे विचार आएंगे? मेरे। कौन अच्छा कर सकता है जिंदगी में काम? मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अच्छी पढ़ाई की है। लेकिन यहीं पे मैं अगर करूं कि मैं अगर सिगरेट पी रहा हूं पब्लिक प्लेस में, तो नुकसान अपना भी कर रहा हूं, साथ ही साथ दूसरों का भी नुकसान कर रहा हूं, क्योंकि एयर पोल्यूशन कर रहा हूं। साथ ही साथ मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो सिगरेट तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सिगरेट जैसा महसूस होएगा। मतलब ये ऐसे कार्य जिसका संबंध खुद से भी होता है और दूसरों से भी होता है, उसे हम कहते हैं पर संबंध कार्य। और ऐसे कार्य जिसका असर सिर्फ करने वाले व्यक्ति को जाता है, उसको हम कहते हैं स्व संबंध कार्य। स्व संबंध वे कार्य होते हैं जिसका प्रभाव सिर्फ उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसको करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ये ऐसे कार्य हैं जो कि राज्य तथा समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसे कर सकता है जैसे उसको सही लगे, बशर्ते यह है कि किसी और को नुकसान न पहुंचाए। यानी कि ऐसा कार्य जो उसको सही लगता है वो कर सकता है, लेकिन
उसका कोई उद्देश्य किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या बना रहा है, बिल्कुल सही है, पढ़ाई कर रहा है, खान पान में जो बदलाव कर रहा है वो उसकी मर्जी है, ठीक है, इस सभी चीज का असर उस करने वाले व्यक्ति के ऊपर जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं पर संबंध कार्य की, यानी कि अदर रिगार्डिंग एक्शन की, तो पर संबंध कार्य वे कार्य है जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि दूसरों पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, दूसरे के ऊपर ही पड़ता है, जैसे सिगरेट का एग्जांपल मैंने बताया। ऐसे मामलों में राज्य या फिर सरकार या समाज हस्तक्षेप करना उचित समझती है ताकि दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। आगे उदाहरण के लिए जैसे धूम्रपान करना, शराब पीकर सार्वजनिक जगह पर रहना, ठीक है, कोई अपराध करना, ये वो कार्य है जिसका प्रभाव उस करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी आता है और दूसरों के ऊपर भी जाता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग किस पे पढ़ रहे हो? यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, बिल्कुल ठीक है, यूट्यूब पे पढ़िए। ऐसे बच्चे जो कि मेहनत करना चाहते हैं, जो ट्यूशन नहीं जाते हैं, वो बिल्कुल सही है, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, अच्छा है। लेकिन यूट्यूब से बेटर मैं एक आपको ऑप्शन देना चाहता हूँ अपने एप्लीकेशन का। आप इस एप्लीकेशन में इनरोल होएंगे, ठीक है, एक कोर्स में इन्वॉल्व होएंगे। इसमें जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपको क्या होएगा, चैप्टर वाइज इस तरीके से करके देखने को मिल जाएगा। जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, है ना, चैप्टर 3, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। कहीं आपको प्लेलिस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं, और किसी भी चीज में कोई भी एड्स नहीं चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सैंपल पेपर मिलेगा। मतलब आप ये समझिए कि ये पूरा आपके ही लिए बनाया गया है। तो बहुत ही इजीली आप हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और वहां पर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें सुविधाएं, देखिए आपके लिए जो एक ट्यूशन में चीजें प्रोवाइड करता हूँ वही चीजें मैं अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ज्ञान है, जो मेरे समझाने का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। और उस चीज में आप थोड़ी सी हमारी हेल्प कर सकते हो हमारी वीडियो को शेयर करके, और आप खुद भी बेनिफिट उठा सकते हो इन चीजों में इनरोल होकर। समझ में आ रही बात है? और किसी भी चीज में अगर दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आपके सामने ये नंबर है 7011912793, डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाता है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको ये समझ में आ गया स्व संबंध कार्य और पर संबंध कार्य क्या होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। अभी ये तो मानिए इंपॉर्टेंट ही है, मतलब ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है समझो, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को रखा गया। सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कुछ उचित नियम और सीमाएं। स्वतंत्रता का कभी मतलब ये नहीं होता है कि आप फ्री हो, जो मर्जी करो, ये मतलब नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है जो चीज गलत हो वो ना करना, और जो चीज सही हो वो करना ही स्वतंत्रता कहलाता है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का होना भी जरूरी है, और प्रतिबंध होते हैं इसलिए ताकि आप कोई गलत काम ना कर सके। समझ में आ रही बात? आगे देखिए, इस सोच के अनुसार राज्य यानी कि सरकार को लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मतलब क्या हुआ कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो ये कहती है कि राज्य इसमें इन्वॉल्व करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो आपका भलाई चाहता है, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, आपकी भलाई करने के लिए, आपके लिए जो सही है, आपकी स्वतंत्रता के लिए जो सही है, उसके लिए राज्य हस्तक्षेप भी करेगा। सरकार लोगों के हित में कानून बनाकर उसकी मदद भी करे। इस विचार के अनुसार कानून स्वतंत्रता को बढ़ाता है। जैसे हमने बात किया था ना कि क्या कानून किसी की स्वतंत्रता को घटाता है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आपको गलत कार्यों से रोका जा सके, तो इस विचार के अनुसार कानून स्वतंत्रता को बढ़ाता है, क्योंकि क्योंकि व्यक्ति वे लोग, ठीक है, क्योंकि वे लोग जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर में होते हैं, सरकार उसमें हेल्प करता है। नेगेटिव स्वतंत्रता की बात करते हैं। देखिए, नेगेटिव वाला ये कहता है कि भैया
नकारात्मक स्वतंत्रता वो कहता है कि भैया किसी भी रोक टोक की जरूरत ना है, हम जो मर्जी आए वो मर्जी करेंगे, सरकार का कोई भी लेना देना ना हो हमारी स्वतंत्रता में, ना तो किसी कानून का लेना देना, जो मर्जी आए वो करूंगा, चोरी चकारी डकैती जो मर्जी आएगा वो करूंगा, इसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। जबकि इसका अपोजिट सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहता है कानून का होना जरूरी है, क्योंकि कानून हमारे गलत कार्यों को करने से रोकती है। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि कानून या फिर सरकार हमारे किसी भी कार्य में इन्वॉल्व ना हो तो ही अच्छा है ना। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध यानी कि रोक टोक ना हो। इस विचार में माना जाता है कि सबसे अच्छा सरकार वही है जो कि कम हस्तक्षेप करता है या फिर करता ही नहीं है, वही सरकार सबसे बढ़िया है। इससे राज्य का व्यक्ति के जीवन में बहुत कम दखल होता है, यानी कि इसका मानना यह है कि सरकार या फिर राज्य जितना ज्यादा जितना कम हस्तक्षेप करे हमारे लाइफ में उतना ही सही है। आगे समझते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, इसलिए कम से कम कानून होना चाहिए। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि अगर कानून हमारे लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, हमारी स्वतंत्रता को या फिर गलत कार्यों को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाता है तो वो हमारे लिए गलत है, क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्री होना चाहता है। ये चाहता है कि कोई भी काम हो या ना हो, सही हो या ना हो, हम अपनी मर्जी से करें। ये कहता है नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला है सामाजिक प्रतिबंध। देखिए सामाजिक प्रतिबंध जिसको हम बोलते हैं सोशल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। जब समाज किसी व्यक्ति समूह या जाति पर कोई रोक टोक लगाता है तो उसे सामाजिक प्रतिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक प्रतिबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में लंबे समय तक कुछ जातियों को प्रतिबंध, मंदिरों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पहले ऐसा चलता था कि जो दलित थे, जो कि है ना, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। इस तरीके की चीजें चलती थी। ठीक है, ऐसे सामाजिक प्रतिबंधों की वजह से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाती है और वह अपने अधिकारों पर पूरा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर इसके बाद फिर जैसे जैसे सरकार चेंज हुई, सबने क्या किया, सबने इक्वलिटी की बात की, है ना। और आज की डेट में आपको पता है समानता का अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकार में है। ठीक है, अब समझते हैं प्रतिबंधों का स्रोत क्या होता है, प्रतिबंध कैसे लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले कानून के द्वारा या फिर बलपूर्वक लगाया जा सकता है। कानून मतलब जैसे देश कानून लगाता है ना कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है। ऐसे ही बलपूर्वक अगर मैं बात करूं तो बलपूर्वक का मतलब होता है सरकार बलपूर्वक भी करता है, या फिर आप देखो घर में जो पेरेंट्स होते हैं कहते हैं नहीं नहीं बाहर गया तो मारूंगा, मतलब क्या हुआ, बलपूर्वक द्वारा भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण, मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति या समूह का दूसरे पर दबाव, यानी कि कोई दूसरा किसी दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, ये भी एक प्रकार का शोषण। कल्याणकारी समाज, एक कल्याणकारी समाज ये चाहता है कि भाई ये जो गलत है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना के टाइम पे हर व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई घर से ना निकले। क्यों? सबको ये बात पता था कि भाई देखो कोरोना है, जहां पे इसका नेटवर्क बनेगा या बीमारी फैलेगी, इसलिए जबरदस्ती रोक दिया गया था। बेशक मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसके बावजूद स्वतंत्रता को रोक दिया गया था। आर्थिक असमानता, जहां पे आर्थिक असमानता होती है वहां पे गरीबी के कारण सीमित स्वतंत्रता हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से लिमिटेशंस आ जाता है। सामाजिक असमानता, जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भी रोका जाता है। कई बार ऐसी भी चीजें है ना सदियों से चलती आ रही थी जिसमें इन चीजों की वजह से धर्म जाति लिंग के हिसाब से रोका जाता है, लेकिन इन सारी चीजों को धीरे धीरे करके ठीक किया गया, है ना। चलिए आगे समझते हैं प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है इसलिए होती है क्योंकि सीमित संसाधनों का उचित बंटवारा। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि कहा गया कि जो जनरल लोग हैं जिनके पास कार्ड नहीं है ना, राशन कार्ड नहीं है, उसको राशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो जिनको राशन की जरूरत है, उनको राशन मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, संसाधनों को उचित रूप में बंटवारा, जिसको जरूरत है उसको देना और जिसको जरूरत नहीं है उसको रोकना ही स्वतंत्रता कहलाती है ना। तो यही चीज है, प्रतिबंधों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसाधनों का उचित बंटवारा किया जा सके, टकराव तथा संघर्षों को रोका जा सके, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए प्रतिबंध रोक टोक का होना जरूरी है। सार्वजनिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध होना जरूरी है।
मुक्त समाज में विचार तथा जीवन शैलियों की सुरक्षा करने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधों की आवश्यकता है। अब समझिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले दो नेता के नाम। अभी एक तो आपको पता है महात्मा गांधी, दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। ये वो हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे और जो महात्मा गांधी जो कि भारत के थे। ठीक है, ये इन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, अब समझते हैं स्वतंत्रता के चार संरक्षक कौन होते हैं। चार संरक्षक का मतलब होता है जो इसकी सिक्योरिटी करे, बॉडीगार्ड। तो पहला चीज है प्रजातंत्र की स्थापना, जहां पर समझो लोकतंत्र है, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है। यहाँ पे देखा जाए तो स्वतंत्रता को फुल सपोर्ट किया जाता है। जैसे लोकतंत्र में शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता। जनता चाहे तो सरकार को बना सकती है, सरकार को गिरा भी सकती है। सरकार जनमत से चलती है, जनता सपोर्ट करेगी तो चलेगी, नहीं करेगी तो नहीं चलेगी। यदि सरकार स्वतंत्रता छीनती है तो उसे चुनाव के जरिए हटाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की घोषणा, जहां पे नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा संविधान में लिखे मौलिक अधिकारों के हिसाब से की जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सरकार इन अधिकारों का आसानी से उल्लंघन नहीं कर सकती। तो पहला प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, दूसरा मौलिक अधिकार जिसकी वजह से हम अपनी स्वतंत्रता को बचाकर रखते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। देखिए शक्तियां अगर एक के पास हो, शक्तियां अगर सेंटर में हो, यानी कि शक्तियों का अगर केंद्रीकरण कर दिया जाए तब तो ये गलत है। क्यों? अगर एक व्यक्ति पावरफुल होगा तो अपने हिसाब से सारे सिस्टम चलाएगा, लेकिन अगर शक्तियों को बांट दिया जाए तो कोई भी किसी का दबाव नहीं सह पाएगा, है ना। इसका मतलब जहां शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए सारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। सत्ता बांटने से निरंकुशता और भ्रष्टाचार कम होता है। केंद्रीकरण से नागरिकों का उत्पीड़न होता है। मैंने बताया ना, केंद्रीकरण से नागरिकों का उत्पीड़न मतलब नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए विकेंद्रीकरण जरूरी है। आगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। साथ ही साथ न्यायपालिका का स्वतंत्रता और निष्पक्ष होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं। पहला लोकतंत्र हो गया, दूसरा मौलिक अधिकार हो गया, तीसरा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका। अब समझिए उदारवादी और मार्क्सवादी, ये विचारक है, इनका मानना क्या है स्वतंत्रता को लेकर। कई बार ये भी 4-4 नंबर में आ जाता है। उदारवादियों के हिसाब से स्वतंत्रता क्या होती है? उदारवादी विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ होता है मनुष्य के जीवन पर किसी भी स्वेच्छाचारी, मतलब जो खुद से कोई भी डिसीजन ले ले, तानाशाही सत्ता का नियंत्रण ना हो। यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर अगर किसी तानाशाही का सरकार चल रहा है या कंट्रोल चल रहा है तो समझो कि उसके हाथ में स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य को अपने विवेक के हिसाब से, मतलब बुद्धि के हिसाब से, सोच और इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनका मानना है कि राज्य का कार्यक्षेत्र जितना बढ़ेगा व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी। ठीक है, इसलिए राज्य को केवल उतना ही हस्तक्षेप करना चाहिए जितना कि जरूरी हो। ठीक है, यानी कि इनका उदारवादियों का मानना यह है कि राज्य उतना ही हस्तक्षेप करे जितना कि जरूरी है। ठीक है, चलिए मार्क्सवादी क्या कहते हैं भाई? मार्क्सवादियों के हिसाब से स्वतंत्रता क्या होती है? मार्क्सवादी या फिर समाजवादी विचारक स्वतंत्रता में आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। इनका मानना यह है कि अगर समाज में गरीब अमीर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो समझो कि वहां पर इक्वालिटी नहीं चल रही है, वहां पर स्वतंत्रता कम होगी। ठीक है, तो क्या लिखा है कि इनके अनुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि सभी लोगों को एक समान अवसर मिलना, समान हित मिल सके, यानी कि कोई भी काम हो रहा है तो सबके हित में हो। पूंजीवादी समाज में वर्ग विभाजित होने के कारण स्वतंत्रता अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग अर्थ रखती है। जैसे कुछ लोगों को अधिक अधिकार मिले हुए हैं और श्रमिक वर्ग शोषण का शिकार करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो कहा जाए तो जो अमीर वर्ग है वो श्रमिकों का क्या करते हैं? शिकार करने का मतलब क्या होता है? शोषण करते हैं। क्योंकि देखिए अगर सिंपल सी बात है कि जो समाज में अमीर और गरीब ज्यादा हो तो अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अमीर गरीबों का शोषण कर रहा है। तो इसी वजह से इनका मानना है कि जहां पर आर्थिक असमानता हो, ठीक है, वहां पे दिक्कतें हैं। इस वजह से लिबर्टी स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए कि सबको, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान अवसर मिले। जैसे स्कूलों की बात किया जाए तो अगर कहते नहीं कि नेता लोगों को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, जबकि ऐसा देखा जाता है कि नेता लोग अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, जो कि गलत है ना। तो यही चीज है। मार्क्सवादी मानते हैं कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था की जगह साम्यवादी व्यवस्था नहीं आ जाती तब तक समाज में वास्तविक तथा समाज स्वतंत्रता संभव नहीं है। देखिए अब यहाँ पे समझिए पूंजीवादी और साम्यवादी क्या है। मैंने आपको शायद बताया भी होगा या फिर नहीं बताया तो समझिए। पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है
जिसमें सारी चीजें किसके हाथों में होती है, निजी लोगों के हाथ में होती है, मतलब प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। जबकि साम्यवादी व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें सारी चीजें किसके हाथों में होती है, सरकार के हाथों में होती है। सरकार सबके लिए समान काम करती है ना, समान काम करती है। लेकिन अगर सारी व्यवस्था निजी लोगों के हाथ में चली जाएगी तो यहाँ पे जो काम करवाया जाएगा ये व्यक्तियों के द्वारा कराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भेदभाव ज्यादा होगा, भेदभाव ज्यादा होगा। लेकिन जहाँ पे सारा सिस्टम गवर्नमेंट के हाथों में होगा वहां पर भेदभाव ज्यादा नहीं होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि मार्क्सवादी ये मानते हैं कि अगर पूंजीवाद की जगह पे साम्यवादी व्यवस्था अगर नहीं आती है तो आप समझो कि यहाँ पर कोई भी स्वतंत्रता या फिर समानता नहीं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं और चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका होती है। देखिए पहला है लोकतंत्र शासन, मतलब जनता पर आधारित सरकार स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अब पहले टॉपिक देखिए क्या लिखा, नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राज्य ने क्या क्या काम किए, राज्य का क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले क्या है, लोकतांत्रिक शासन। यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कर दी गई है जहां पर जनता ही बताती है कि सरकार, जो सरकार है वो कौन सी बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है, दूसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है, राज्यों ने बताया है कि भाई मौलिक अधिकार ऐसा रहेगा और मौलिक अधिकार की वजह से जो हमारी स्वतंत्रता है इसको सुरक्षित कर दिया गया है। कानून का शासन, कानून हमारे स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी काम ना कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कोई भी चीज गलत होता है तो उसके लिए हमारे पास न्यायपालिका होती है जो हमारे कानून, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता विभाजन करने से निरंकुशता नहीं होती है, मतलब शक्तियों को बांट दोगे ना तो इसकी वजह से क्या होगा, इक्वालिटी होएगा। शक्तिशाली विरोधी दल, विरोधी दल इसलिए बनाया गया है ताकि जो दूसरे हैं, मतलब जो पक्ष की सरकार है, जैसे जिसकी सरकार चल रही है एक वो हो गया और एक विरोधी दल हो गया। अगर विरोधी दल ना हो तो सरकार कुछ भी काम करेगी बिना डर के, लेकिन विरोधी दल है तो ये सरकार वही काम करेगी जो कि सही हो। आर्थिक समानता, समान अवसर मिलने से असमानता के कारण होने वाली जो सीमाएं हैं कम हो जाती है। यानी कि आर्थिक समानता अगर होती है तो जाहिर सी बात है सारे लोग बिना झिझक के कोई भी काम कर सकते हैं। विशेषाधिकार न होना, मतलब किसी को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दो तो सबको दो, ना दो तो किसी का ना दो। ठीक है, ये चीजों का अधिकार है। यहाँ तक कि इसका भी अधिकार है, यहाँ तक कि इसका भी अधिकार है कि कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता किसी स्कूल में कि मेरे पापा एमएलए हैं तो मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं, सारे बच्चे समान हैं। जागरूक जनता, यानी कि जनता धीरे धीरे जागरूक होती जा रही है जिसकी वजह से उसको ये समझ में आने लगा है कि भाई हमारी स्वतंत्रता के लिए सारी चीजें बनाई गई हैं तो हम उसको अच्छे से वो करेंगे। अगला है स्वतंत्र मीडिया। मीडिया सरकार की गलतियों को उजागर करती है और स्वतंत्रता की रक्षा करने का काम करती है। तो इस वजह से ये वो चीजें हैं जो कि एक राज्य ने नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सारे काम किए हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से वीडियो या फिर चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट चाहिए या फिर आपके भाई बहन को नोट चाहिए तो उसको वो भी मिल सकता है। विकास स्टडी पॉइंट पर सारे नोट्स अवेलेबल है। तो आई होप सो सारी चीजें अच्छी लगी हो। किसी भी चीज में दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।